नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए उपसर्ग और प्रत्यय लेके आए हुए हैं। उपसर्ग और प्रत्यय समझना बहुत आसान है। प्रत्यय में कॉन्सेप्ट है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय का, उसको समझेंगे ध्यान से तो आप अंत तक बने रहेगा वीडियो में। हमने अपनी हिंदी की श्रृंखला शुरू करी हुई है। आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी जो हमारे हिंदी के सेशन चले हुए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, अगर उसमें हिंदी आती है तो ये जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको डेली, जो हम अपलोड कर रहे हैं अपनी चैनल में, तो आप उनको ज़रूर से देखिएगा। ज़रूर से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे और आपका जो एम है आप उसमें सफल होंगे, यही हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। देखो, मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप ज़रूर से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। अगर आप कहोगे उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ही आसान होते हैं, तो कहीं पर कुछ जो कठिनाई वाले जो शब्द हैं उनका निवारण इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका कर दूंगा। आगे भविष्य में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बने रहेगा। आप बस प्रैक्टिस ज़रूर से करेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। घर में आपके पास किताब होनी चाहिए। आप जब भी वीडियो देखते हो, कोई भी वीडियो देखते हो, तो अपने आगे से कॉपी एक पेन ज़रूर से रखेगा। उनको नोट करते हुए भी चलेगा, एक नोट्स बनाते हुए चलेगा या नोट करते हुए चलेगा। और साथ में एक अन्य आपके पास ये किताब होनी चाहिए, अन्य जो संसाधन होने चाहिए, उससे आप उनकी प्रैक्टिस करो। जो शब्द हम बताते हैं देखिए किताब में, सर्च करिए। जो कि जितना ढूंढेंगे, जितना स्वयं से करो करके सीखोगे, तो वो ज्ञान स्थायी होता है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर आप चलोगे तो आप कभी भी फिर चीज़ों को भूलोगे नहीं। एक बार आपने वीडियो देख ली तो उस समय तो आपको आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में फिर आप गड़बड़ा जाओ कि उस दिन क्या सुना था मैंने, वो क्या होगा, फिर वो कन्फ्यूजन वाला आता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। साथ में जब भी पढ़ते हो अच्छे से एक मूड बना के पढ़िए और किताब रखिए, कॉपी रखिए, पेन रखिए, वीडियो भी देखते जाइए, फिर लिखते हुए जाइए। किताब खोलिए, उनको देखें कि हाँ, कि वास्तव में ये चीज़ सही थी या इसमें और क्या परिवर्तन था और क्या नई बातें थी, उनको आप भी उस जगह में मेंशन करते हुए चलिएगा जी। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो, उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब है प्रीफिक्स। मैं अगर कोई शब्द बोलता हूँ जोड़ देके, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग जो होते हैं प्रीफिक्स कहते हैं, अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। तो उपसर्ग, उप का मतलब समीप, उप का मतलब समीप, आगे से ऐसे समझिएगा। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृजन, सृष्टि। सर्ग का मतलब होता है सृजन, सृष्टि। ध्यान से सुनिएगा। देखो, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व या प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं। कौन? उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व या प्रारंभ में जुड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उपसर्ग किसी भी उपसर्ग जो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व या प्रारंभ में जुड़ते हैं। ये बार बार पूछा जाता है, सीधी लाइन दे दी जाएगी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व आरंभ में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर आपको मिल गया होगा, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब इनको समझते हैं, क्या जुड़ के एक विशिष्टता ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, उनको भी देखते हैं। देखो, हार हमारे पास था, हार हमारे पास था, तो उस हार के आगे हमने आ लगा दिया तो आहार हो जाएगा, आहार हो जाएगा। उस हार के आगे हमने वी लगा दिया तो विहार हो जाएगा, घूमने वाला विहार, तो विहार हो जाएगा। उस हार के आगे हमने प्र लगा दिया तो प्रहार हो जाएगा, मानने वाला। ठीक है, तो हार के आगे प्र लगा दिया तो प्रहार, हार के आगे वी लगा दिया विहार, हार के आगे आ लगा दिया तो आहार। तो आपका आ, वी और प्र क्या होंगे? ये आपके उपसर्ग हैं। यानी कि जो हमारी परिभाषा है कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या विशिष्टता ला देते हैं। तो हमारी परिभाषा बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। इन्हें उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व आरंभ में जुड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ते हैं। उप का मतलब समीप, आगे से, ऐसे करके आप इसके अर्थ को लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने कुछ उदाहरण यहाँ पर ले रखे हैं। सभी उदाहरणों को लिखना संभव नहीं होता है, तो आप अपनी किताब में से लिखिए, जरूर से लिखिए, सब लिखिए। मैं तो कहता हूँ कि सब लिखिए, ताकि क्या होगा कि आपको लिखने की जो है आपकी हैबिट जाएगी और आप हिंदी को शुद्ध लिख पाओगे। तो जरूर से सब लिख दीजिए, जितने आपके उसमें उपसर्ग है सब लिखिए। आपको आपका कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा।
सब लिख दीजिए जो आपकी किताब में है। तो जो महत्वपूर्ण है वह जो कॉन्सेप्ट जिनमें हैं, जो अक्षर जिनमें कन्फ्यूजन होता है, उनको हम समावेशित यहाँ पर करा हुआ है, उनको समझाते हुए चलेंगे। क्योंकि बात आपको समझाएंगे, ऐसा नहीं होगा लिख दिया और ऐसे ही बोल दिया, आपको समझाते हुए चलेंगे जी। ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। देखो यहाँ उदाहरण है, यहाँ उदाहरण है, तो उदाहरण में अक्सर लोग उद लगा देते हैं, उद उपसर्ग लगा देते हैं। नहीं, गलत है जी, उद गलत है। क्या होगा? उत होगा, उत होगा जी, उत हरण, ठीक है। उत, हमें उपसर्ग ढूंढना है, उपसर्ग यानी जो प्रारंभ में लगते हैं, तो उदाहरण में उत है। अब ये दिख तो दौ रहा है, तो कैसे कह दिया फिर? देखो तो के लिए नियम, अगर आपको संधि के नियम पता होंगे कि तो के बाद ह आ जाए तो दम बदलता है, ह धम बदलता है। तो ये संधि के नियम है, ये संधि के नियम है व्यंजन संधि को आप देखिए, पढ़िए। तो दम बदलता है, ह धम बदलता है। तो उदाहरण में उत आपका उपसर्ग है। ऐसे देखिए उन्मिलन, उन्मिलन में उत है, उत आपका उपसर्ग है। अब वही फिर संधि के नियम, यदि प्रथम वर्ग के बाद, प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचमाक्षर आ जाए, मौ पंचमाक्षर है, तो अपने पांचवें बदलेगा। तो दो धो नो, तो का नौ हुआ है, तो उन्मिलन को अगर हम तोड़ेंगे तो उत, तो का नौ हुआ है जी, तो उत इसमें उपसर्ग होगा। वैसे संवेदना स्पष्ट दिख रहा है, सम, तो यहाँ पर सम क्या है? उपसर्ग है। ऐसे देखो प्रादेशिक में प्र उपसर्ग है, प्रादेशिक में प्र उपसर्ग है। कभी कभी क्या होता है कि मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े होते हैं, मूल शब्द में कभी कभी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े होते हैं, तो प्र इसमें उपसर्ग है, और इक क्या होगा? वो प्रत्यय होगा। अभी आगे देखेंगे प्रत्यय के नियम के अनुसार, तो इक इसमें प्रत्यय होगा जी। तो देश में मूल शब्द हो गया, देश के आगे जो लगा हुआ प्र, ये उपसर्ग हो गया। आगे देखिए पर्यावरण। अब अगर आपने संधि आपको अच्छे से आ गई होगी, तो पर्यावरण में आप देखते ही बता दोगे कि संधि क्या होगी? यण संधि होगी। बिल्कुल सही आपने कहा, यण संधि होगी। हमने आपको संधि 3 प्रकार की बताई थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद बताए थे, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो पर्यावरण में यण संधि है। पर यण संधि का नियम क्या था? आधे वर्ण के बाद य दिखे, व दिखे या र दिखे तो यण संधि होता है। बिल्कुल आधा वर्ण र दिख रहा है हमें, उसके बाद य दिख रहा है, तो हमारी यण संधि होगी। देखो पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग होगा? परि होगा, परि आपका उपसर्ग होगा। परिधन आवरण से पर्यावरण बनता है जी। देखो अध्यापक, फिर वही बात, आधा वर्ण के बाद य दिख रहा है, तो आपका यण संधि। तो अध्यापक में अधि क्या होगा? आपका उपसर्ग होगा। देखो कैसे ये आधा ध हुआ होगा? तो यण संधि का नियम था, जिसमें आपकी मात्रा लगी होती है, तो संधि के समय वो वर्ण आधा हो जाता है, और जो ई हो जाता है वो य में बदलता है, ई य में बदलता है, उ व में बदलता है। वो नियम जरूर से देखिएगा, हमारा जो वीडियो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। परिणाम। देखो परिणाम को लिखने के पीछे कारण यही था, ध्यान से सुनिएगा। तो जब परि इसमें आपका उपसर्ग है। जब देखो नाम, देखो ये नाम है, जब यहाँ जुड़ता है ना, तो नौ आपका अणा में बदलता है, नौ अणा में बदलता है, ये ध्यान से देखिएगा। जैसे प्रणाम है, प्र उपसर्ग है। देखो जब ये नौ, ठीक है, ये नौ जब हम प्रणाम पूरा लिख देंगे तो नौ आपका अणा में बदलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। देखो बदस्तूर, ब आपका उपसर्ग है, और दस्तूर का मतलब रीति रिवाज से संबंधित है बदस्तूर। तो ध्यान से देखिएगा इनको, कुछ शब्द आपको समावेशित करेंगे, बहुत सरल वाले शब्द। देखो ये बहुत सरल वाले शब्द हैं। कैसे? अत्यंत, अतिशय में कौन सा उपसर्ग है? अति है, अति। देखो अति आपका उपसर्ग है। ऐसे ही उद्गम, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति में उत है। अब देखो यहाँ तो उत तो दिख गया, आधा तो दिख रहा ना, लेकिन उद्गम में नहीं दिखा उत। कैसे? क्योंकि उद्गम जो है संधि के नियमों के अनुसार। फिर कैसे? देखो देखो जो तो है, ये अपने तीसरे में बदला हुआ है, तो अपने तीसरे में बदला हुआ है। नियम क्या था कि प्रथम के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या स्वर आए, तो जो आपका प्रथम है वो अपने तीसरे में बदलेगा। तो का तीसरा तो किसमें बदला हुआ है? दो में बदला हुआ है, आधे दो में। तो उद्गम में भी आपका उत उपसर्ग है। ध्यान से सुनिएगा। दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर्म में क्या है? दुष है, दुष उपसर्ग है। अब ये नियम अगर आपको पता है, दुहधन चरित्र विसर्ग के बाद चौ आ जाए, तो विसर्ग तालव्य सम बदल जाता है। बिल्कुल विसर्ग के बाद इसमें क्या था? दुस्साहस में इसमें कौन सा नियम? देखो विसर्ग के बाद स आ जाए
तो विसर्ग आने वाले स्व में ही बदल जाता है। तो जो विसर्ग है वो आपका दंत्य स्व में बदला हुआ है, क्योंकि आगे जो है वो दंत्य स्व ही है। ये भी ध्यान रखिएगा कि दुश्चरित, दुष्चार्य और दुष्कर्म में दुष् उपसर्ग है। ऐसे देखो संस्कार, संगम, संभव, तो सम हमें दिख गया, देखो सम हमें दिख गया, सम हमें दिख गया, तो सम आपका उपसर्ग है। ऐसे भरपेट, भरपूर, भरसक। अब समास का एक और नियम आ गया है कि भर से शुरू होने वाले शब्द, हर से शुरू होने वाले शब्द, यावत से शुरू होने वाले शब्द, आ से शुरू होने वाले शब्द, दिनों दिन, कानो कान कौन से समास का उदाहरण है? आपका उत्तर है अव्ययी भाव समास। तो भरपेट, भरपूर, भरसक में कौन सा समास होगा? आपका अव्ययी भाव समास होगा। तो भर, 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 तो हमारा उपसर्ग क्या होगा? भर होगा जी, बिल्कुल जी। परलोक, परोपकार, परसर्ग में कौन सा उपसर्ग लग रहा है आपको? पर है, ठीक है, पर, ठीक है। यहाँ परोपकार में अगर हम आपसे संधि की बात करूँ तो कौन सी संधि होगी? परधन उपकार, परधन उपकार, कौन सी संधि है? गुण संधि है जी, परोपकार। आगे देखिए, बनाम, बदौलत, बगैर, बनाम, बदौलत, बगैर में कौन सा उपसर्ग है? बौ है, बौ, बौ, ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए, अधोगति, अधोमुखी में कौन सा उपसर्ग है? अधो है, अधो। अब फिर विसर्ग संधि का जो है वो उदाहरण ध्यान से सुनेगा, जिसमें विसर्ग से पहले यदि अ आ जाए तो विसर्ग और अ मिलके ओ में बदल जाता है, तो आपका क्या हो गया? अधोगति, अधोमुखी, तो अधो उपसर्ग है, अधो उपसर्ग है जी। अक्सर इसमें और गुण संधि में कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि गुण संधि में भी ए ओ आर जहाँ दिखे तो गुण संधि होगी, यहाँ भी हमें ओ दिख रहा है, तो लेकिन जो यहाँ का ओ है वो अधो से बना है, अधो से बना हुआ है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो गुण संधि और विसर्ग संधि के इस नियम को भी आप अच्छे से एक बार जरूर से देखिएगा, जो आपका कन्फ्यूजन है वो आपको नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, चिरंजीवी, चिरायु, चिरंजीवी और चिरायु में कौन सा उपसर्ग है? आपका चिर उपसर्ग है, चिर उपसर्ग। कैसे? देखो, सज्जन, सदाचार और सत्कर्म में सत उपसर्ग है। अब सत्कर्म में तो सत दिख गया, लेकिन सदाचार में नहीं दिखा। अब सदाचार में क्यों नहीं दिखा? क्योंकि जो तौ है वो अपने तीसरे में बदला हुआ है, तौ, थ, द, और उसके बाद आपके आ की मात्रा होगी तो सदाचार हो गया। ऐसे ही यहाँ पर को कौन सा नियम लगा हुआ है? यदि तौ दो के बाद जो आ जाए तो तौ दो जो है उसी में बदल जाएगा, तो का भी जौ हो जाएगा, दो का भी जौ हो जाएगा। तो आपका सज्जन, सत धन जन का सज्जन, तो के बाद जो आ जाए तो भी जौ में बदल जाता है, तो सज्जन। तो सत आपका उपसर्ग होगा। देखो, अति, उत, दुष, सम, भर, पर, ब, अध, चिर, सत, ये किसी शब्द के पूर्व में लगे हुए हैं, तो इसलिए इन्हें उपसर्ग कहते हैं जी। ध्यान से देखिएगा। आशा करता हूँ कि आपको उपसर्ग आए होंगे। बाकी जो बचे हुए आपकी किताब में उनको आप खुद से करेगा, लिखेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय। देखो, प्रत्यय का मतलब होता है सफिक्स। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? सफिक्स, सफिक्स। अब प्रत्यय को हम दो भागों में बांटते हैं, प्रति, सात, प्रति, सात। लेकिन जो सात चल रहा है ना, पीछे से चल रहा है, ये ध्यान से देखिएगा कि प्रत्यय को अगर हम बांटे दो भागों में, प्रति धन आई, तो प्रति का मतलब सात, सात तो चल रहा है लेकिन पीछे से चल रहा है, ये भी ध्यान से सुनेगा। और आई का मतलब चलने वाला, आई का मतलब चलने वाला, सात चलने वाला लेकिन पीछे से चलने वाला, ये ध्यान से देखिएगा। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। देखो, उपसर्ग तो प्रारंभ में जुड़ रहे थे, लेकिन प्रत्यय आपके अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर था ना, प्रति का अपना साथ, और मैंने आपसे कहा ना कि पीछे से चल रहे हैं, ऐसे आप ऐसे मान के चलिए कि प्रति धन आई बराबर चलने वाले, पीछे से चलने वाले। अब देखो, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्यय जुड़कर प्रायः भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। प्रत्यय जोड़कर प्रायः, हमेशा नहीं, प्रायः लिखने का मतलब है हमेशा नहीं, प्रायः भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। देखो, जैसे उदाहरण, अपना था, पन हमने इसमें क्या लगा दिया? प्रत्यय लगा दिया, तो अपनापन, एक भाव आ गया ना, भाव आ गया, अपनापन का भाव आ गया। तो अपनापन, अपनापन में कौन सा प्रत्यय होगा? पन होगा। ध्यान से समझिएगा। अब है मेन कॉन्सेप्ट, ये समझने वाला, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, प्रयोग के आधार पर प्रत्यय के दो भेद किए जाते हैं। प्रयोग के आधार पर प्रत्यय के दो भेद किए जाते हैं। एक आपका कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। समझते हैं। देखो, कृत प्रत्यय आप किसे कहोगे?
कृत प्रत्यय आप किसे कहोगे? यानी कि क्रिया के मूल रूप या धातु में जुड़े होते हैं। क्रिया के मूल रूप या धातु में जो शब्द जो जुड़े होते हैं, जो शब्दांश जुड़े होते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं? क्रिया के मूल रूप या धातु में जुड़े रहते हैं। आप समझते देखो, जैसे पढ़ना था, तो इस पढ़ना में पढ़ क्या है? पढ़ एक धातु रूप है, उसमें हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो पढ़ना हो गया। तो पढ़ क्या है? वो आपका धातु रूप है। तो ये है ना कि क्रिया के मूल रूप। अब क्रिया का मूल रूप क्या हो गया? पढ़ हो गया, और क्रिया पूरी क्या होगी? पढ़ना हो गई। ध्यान से समझिएगा। देखो, क्रिया के मूल रूप या धातु में जुड़े रहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप या आप उसे धातु के हो गए। तो धातु यानी पढ़, यहाँ पर धातु है, उसमें हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो पढ़ना हो गया। पढ़ना एक क्रिया है। क्रिया के मूल रूप या धातु में जुड़े रहते हैं। तो पढ़ना, पढ़ आपका क्या हो गया? पढ़ आपका धातु हो गया, ना आपका इसमें प्रत्यय हो गया। ऐसे देखो, लेखक में लेख और अक, यानी जो अक है ये आपका प्रत्यय है। अक क्या है? आपका प्रत्यय है। और लेख क्या है? आपका धातु रूप है। लेख क्या है? आपका धातु रूप है। वैसे लड़ाई में लड़ जो है वो धातु रूप है, और आई आपका प्रत्यय है। ऐसे देखो, हंसी में हंस आपका धातु रूप है, और बड़ी क्या है? आपका प्रत्यय है। तो ध्यान से समझिएगा कि कृत प्रत्यय आप किसे हो गए? कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के मूल रूप या धातु में जुड़े रहते हैं। उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि पढ़ना में पढ़ जो है वो धातु है, लेखक में लेख धातु है, लड़ाई में लड़ धातु है, हंसी में हंस धातु है, और जो पीछे आपके लगे हैं ना, अक, आई, ई, ये आपके प्रत्यय हैं जी। ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को। तो जो आपके कृत प्रत्यय होते हैं, जो बने हुए शब्द हैं, उन्हें कृदंत भी बोलते हैं, उन्हें कृदंत भी कहते हैं। ये ध्यान दे दीजिएगा। आगे तद्धित प्रत्यय, बहुत आसान है तद्धित प्रत्यय को समझना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में जुड़े रहते हैं। उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखो, गांधीगिरी, तो गांधी क्या है? एक संज्ञा है। गांधी क्या है? एक संज्ञा है जी। ध्यान से देखिएगा, गांधी क्या है? एक संज्ञा है। गांधी क्या है? एक संज्ञा है जी। गांधी क्या है? एक संज्ञा है। ये भी ध्यान से देखिएगा, गांधी क्या है? एक संज्ञा है। तो गांधी संज्ञा है, तो गिरी आपका क्या होगा? प्रत्यय होगा। ऐसे देखो, मुझ क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। मुझ क्या है? सर्वनाम। देखो, संज्ञा, सर्वनाम, तो मुझ क्या है? मुझ इसमें सर्वनाम है। संज्ञा के बदले प्रयोग करे जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो मुझ यहाँ पर क्या हो गया? वो सर्वनाम होगा। सा क्या होगा? वो प्रत्यय होगा। जैसे गांधीगिरी में गिरी आपका प्रत्यय था, प्रत्यय अंत में जोड़ते हैं। और इस नियम के अनुसार जो प्रयोग के आधार पर एक कृत और तद्धित होता है। तद्धित की परिभाषा आपको बता दी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में जो जुड़े होते हैं पीछे से, उन्हें हम तद्धित कहते हैं। तो गांधी एक संज्ञा है। संज्ञा में जुड़ा हुआ जो गिरी है, यानी जो प्रत्यय है, वो आपका गांधीगिरी हो गया, और ये आपका तद्धित प्रत्यय का उदाहरण हो गया। जैसे मुझ एक सर्वनाम हो गया, सा उसमें क्या लगा हुआ? प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे ही मिठास, देखो, मीठा क्या हो गया? एक विशेषण का हम लोग संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द आपका मीठा क्या होगा? विशेषण। जैसे वो बहुत मीठा बोलता है, मीठा एक विशेषण, उसकी विशेषता बता रहा है। जब राम मीठा बोलता है, मीठा मतलब क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है। तो विशेषण, तो मीठा क्या होगा? विशेषण है, और आश उसमें क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, यानी कि यह तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। ऐसे देखो, पारस्परिक में परस्पर क्या है? हम कह सकते हैं कि जो पारस्परिक में परस्पर है, यह हमारा अव्यय है। कैसे अव्यय है जी? अव्यय क्या होते हैं कि जिनमें विकार उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, लिंग, जाति के आधार पर विकार उत्पन्न नहीं हो सकते। जब हम ये अव्यय को समझ रहे होंगे, उस समय आप इसको अच्छे से समझ जाओगे फिर अव्यय को। तो पारस्परिक में क्या है? परस्पर आपका एक अव्यय है, उसमें कौन सा आपका प्रत्यय लगा हुआ? इक लगा हुआ। कौन सा भी, वो भी छोटा। देखो यहाँ पर छोटी की मात्रा है ना, तो इक आपका क्या लगा हुआ है? इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा कि कृत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया के मूल रूप और धातु में लगे होते हैं, और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में जो लगे होते हैं आपके अंत में, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इन्हें तद्धितांत भी कहते हैं। ये ध्यान से देखिएगा। यानी गांधी एक संज्ञा होगी, गिरी आपका प्रत्यय हो गया, मुझ इसमें आपका
सर्वनाम हो गया, सा इसमें प्रत्यय हो गया। ऐसे मिठास में मीठा अप्रिसिएशन हो गया, आश इसमें आपका प्रत्यय हो गया। ऐसे ही पारस्परिक में परस्पर एक आपका अव्यय है और एक इसमें आपका क्या है, प्रत्यय है। तो ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट था। आशा करता हूँ कि आपने समझा होगा। आप जो भी शब्द आप आगे से लिखोगे ना, तो उसमें कोशिश करेगा कि ये इसमें कृत प्रत्यय का उदाहरण है क्या तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। अक्सर ये प्रश्न पूछा गया है, उत्तराखंड टीईटी में पूछा गया है और सीटेट में भी इस प्रकार की प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। और हमारा जो परीक्षा का पैटर्न जो बदलता रहता है, परीक्षा में जो प्रश्नों का जो बदलाव हमें देखने को मिलता है, तो प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको हर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट था, तो आप इसको जरूर से मेंशन करेगा, अच्छे से समझिएगा और रिकैप करके देखिएगा। अगर जहाँ पर समझ में नहीं आएगा, उन शब्दों में मैंने जोड़ दिया है, आप उनको देखिएगा। आगे देखेंगे आपको सरल से शब्द मैंने आपको दे रखे हैं, लेकिन सरल नहीं है, इसमें भी आपको एक नयापन देखने को जरूर से मिलेगा। कुछ नया है इसमें, तब मैंने ये शब्द लिखे हैं। देखो कैसे, लचीलापन। अब लचीलापन, अब मैं ऐसा तो नहीं बताऊंगा कृत और तद्धित क्या है, फटाफट जल्दी जल्दी में बताऊंगा। देखो लचीलापन, लचीला भी एक वैसे विशेषण ही है, तो ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण होगा। तो लचीलापन में क्या है, पन आपका प्रत्यय है। पन आपका प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं। तो पांडव, देखो पांडव, पांडव का अगर मूल शब्द क्या है ना, पांडु से बना है, पांडु से बना है पांडव। तो पांडु में अ क्या है आपका, प्रत्यय है। अ क्या है, प्रत्यय है। ध्यान से समझिएगा, अक्सर व लगाते हैं लोग, व नहीं है। पांडु और अ से पांडव बना है, पांडु और अ के मिलन से पांडव बना है, तो पांडु मूल रूप है, तो अ इसमें प्रत्यय होगा। ऐसे ही भौतिक, भौतिक में मूल शब्द भूत है, भूत है, भूत संज्ञा ही होगी और इक छोटी ही है। देखो ये भी देखिएगा, बहुत आसान से प्रत्यय को समझ सकते हो कि देखो अगर यहाँ छोटी ही लगे तो छोटी इक होगी, इक यानी कि इक है, यहाँ पे प्रत्यय होगा। यहाँ बड़ी लगी होती तो यहाँ बड़ी होती, ई में बड़ी की मात्रा आती। तो ऐसे भी आप बहुत सरल और जल्दी समझ सकते हो। ऐसे देखो लालिमा, अब लालिमा का मूल शब्द लाल है, मूल शब्द लाल है। लाल क्या है, एक विशेषण बता रहा है, उसकी साड़ी लाल है, विशेषता क्या है, लाल है। तो विशेषण यानी वो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है भी। तो लाल और ईमा, अब देखो यहाँ भी छोटी है ना, मैं आपको यही समझा रहा था कि छोटी ई और माँ है, तो ईमा आपका प्रत्यय हो जाएगा। बहुत आसान है, कभी आ गया ना आप भूल गए, तद्धित और कृत्य को भूल गए, आपको नियम कुछ पता नहीं लगा, लालिमा में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिएगा कि इसमें कौन सी मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा लगी है ना, तो छोटी ई और माँ, ईमा हो गया। ऐसे यहाँ पे देखो छोटी ई और क था, तो इक हो गया, इक प्रत्यय हो गया। ये ध्यान से सुनेगा। देखो गौरव, अब गौरव का मूल शब्द अक्सर पूछे जाते हैं कि गौरव में कौन सा मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय है, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट भी पूछे जाने लगे हैं। तो गौरव में मूल शब्द गुरु से बना है। गौरव, गौरव जो नाम के व्यक्ति हैं वो ध्यान से सुनेगा, गौरव जो है वो गुरु से बने। तो गुरु और अ प्रत्यय लगा है आपके नाम में, अ प्रत्यय लगा है जी, दिखने में तो वो लग रहा है, वो नहीं है आपके नाम में प्रत्यय, आपके नाम में अ प्रत्यय है। तो गुरु मूल शब्द से बना है, गुरु से उत्पत्ति हुई है, गुरु और अ का गौरव बना हुआ है, तो गौरव में अ प्रत्यय। ऐसे ही राघव, रघु से बना है, रघु, रघु में अ जुड़ के आपका राघव बना है। रघु मूल शब्द हो गया और इसमें प्रत्यय हो गया। आगे देखेंगे, देखो थकावट, लिखावट, सजावट, आवट, 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 ध्यान से समझ रहे हो, आवट, 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 यानी कि इसमें आवट प्रत्यय है। ऐसे देखो खटाई, मिठाई, ललाई में कौन सा है, देखो आ ई बड़ी, आ बड़ी, आ बड़ी, तो आई हमारा प्रत्यय होगा। अड़ियल, मरियल, सड़ियल, अब देखो छोटी की मात्रा है ना, अड़ियल, मरियल छोटी की मात्रा, सड़ियल छोटी की मात्रा, तो यल आपका प्रत्यय हो गया। ऐसे देखो बसेरा, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, एरा है, बसेरा। कोई हमारे मित्र होंगे तो ध्यान से देखिएगा, बसेरा, तो आपके नाम में जो पीछे क्या है आपका प्रत्यय है, एरा, एरा क्या है इसमें आपका प्रत्यय है। तो बसेरा, लुटेरा, ध्यान से देखिएगा। अपनापन, पागलपन, तो अपनापन तो भाववाचक है ना, देखो प्रत्यय जुड़कर प्राय भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। तो अपनापन, पागलपन, तो इसमें जो पन है वह क्या है, वो प्रत्यय है। ऐसे देखो बुढ़ापा, बुढ़ापा, ठीक है, बूढ़ा, बूढ़ा क्या होगा, एक संज्ञा होगी, तो बूढ़ा में हमने पा प्रत्यय लगा दिया तो बूढ़ापा होगी। तो ये आपके क्या हो गए, प्रत्यय हो गए। प्रत्यय अंत में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं। उपसर्ग, उप का मतलब समीप यानी पहले लग रहे हैं, प्रत्यय का मतलब बाद में पीछे से चल रहे हैं उनके साथ, तो प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपके सीधा लाइन दे दी जाएगी, उसमें पूछ लेगा कि प्रत्यय है या उपसर्ग है, तो ध्यान से देखिएगा। एक शब्द लास्ट में यहाँ पर को
देखते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये भी ध्यान से देखिएगा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं जी। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो के द्वारा कई बातें, आपको नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। ऐसे आप जुड़े रहेगा और नई नई बातें, नई नई चीज़ें आप सीखते रहोगे हमारे इसी चैनल के माध्यम से। कोई भी डाउट होते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो ज़रूर से एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर कभी वीडियो बनाते वक्त कुछ शब्द में अगर कुछ भूल हो जाती है, कुछ शब्द लिखना भूल जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उन शब्दों को जोड़ देते हैं। तो जब भी वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में एडिट नहीं हो पाती है, वीडियो एडिट नहीं हो पाती एक बार अपलोड कर दिए तो। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना जो कोई शब्द अगर हमसे यहाँ अगर हम उसको बोलना भूल गए हों या फिर कुछ लिखना कुछ अगर भूल गए हों तो उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देते हैं। तो चेक कर लीजिएगा कि कुछ छूटा तो नहीं हमारा। तो आशा करता हूँ कि आप अपने जो मुकाम में सफल होंगे। यही हमारी शुभकामना आपके साथ है। जुड़े रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।